स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर एनपीओ ऑफ द बुक डी.एस. ग्रेवाल। आई एम स्टार्टिंग विद सॉल्यूशन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके बनाया जाता है। इसकी डेबिट साइड में सारी रिसिट्स आती हैं, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स आते हैं। इसमें आपको कैश का पुराना बैलेंस दे रखा है जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आ गया है। सब्सक्रिप्शन है तो टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू एंट्रेंस फीस, टू रेंट रिसीव। इलेक्ट्रिसिटी बाय साइड में आ जाएगा खर्चा है। टैक्सेस पेड बाय साइड में आ जाएगा खर्चा है। सैलरीज बाय साइड में आएगा खर्चा है। ऑनोरियम खर्चा है बाय साइड में। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, मतलब इन द सेंस रिसिट है इसलिए आपका टू साइड में। प्रिंटिंग स्टेशन से पैसा गया होगा इसलिए बाय साइड में। पैटी कैश एक्सपेंसेस से ही पैसा गया होगा इसलिए बाय साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड से ही पैसा गया होगा इसलिए बाय साइड में। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा जो कि निकल के आ गया 33,000। ठीक है बच्चों, रिसिट्स डेबिट साइड, पेमेंट्स क्रेडिट साइड। सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करें तो उसमें आपको रिसिट्स में बता रखा है कि आपका एंट्रेंस फीस है 10,000, सब्सक्रिप्शन 60,000 और डोनेशन 10,000। ये तो तीनों रिसिट्स में आ जाएंगे। पेमेंट में रेंट आ जाएगा, पोस्टेज आ जाएगा, न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन्स आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आ जाएगा और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाएगा और इससे आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 17,000। बात कर लें थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको इन्होंने आपका कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दे रखा, लेकिन ये जो है बाकी सब चीज़ दे रखी है। रिसिट साइड में डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन है, लॉकर रेंट है, रिफ्रेशमेंट रिसिट्स हैं, गवर्नमेंट ग्रांट है। ये आप देख सकते हैं, मैंने निकाला हुआ है इसको भी। और पेमेंट साइड में आप परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरीज, मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड, रेंट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टर्म डिपॉजिट बैंक है, जिससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो निकल कर आया वो इस बार बैंक का ओवरड्राफ्ट निकल कर आया, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड। बात करें सॉल्यूशन नंबर 4 की तो उसमें आपको कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000 और 60,000, जो डेबिट साइड में आ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन भी जो आपको 3 साल का मिला है, तीनों आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। याद रखिएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पैसा अगले साल का है पिछले साल का है। अगर इस साल मिला है तो इसको लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, वेदर इट बिलोंग्स टू एनी ईयर। फंड परचेज क्रेडिट साइड में आएगा। जनरल डोनेशन डेबिट साइड में आएगा। डोनेशन टूर्नामेंट भी डेबिट साइड में आएगा। चैरिटी क्रेडिट साइड में, मैच एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में, सैलरीज क्रेडिट साइड में, ऑनरेडियम क्रेडिट साइड में, इन्वेस्टमेंट परचेज क्रेडिट साइड में, एंट्रेंस फीस रिसिट है इसलिए डेबिट साइड में, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी रिसिट है इसलिए डेबिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कैश का दे रखा है, बैंक का हमने निकाल लिया बैलेंस करके। ठीक है बच्चों, तो इस बात को जो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके बनाया जाता है। दैट्स वाई आपको सारी रिसिट डेबिट साइड में लिखनी है, वेदर वो कैपिटल रिसिट हो या रेवेन्यू रिसिट्स। ऐसे ही सारे एक्सपेंडिचर आपको जो है क्रेडिट साइड में लिखने हैं। एक्सपेंडिचर्स नहीं, सारे पेमेंट्स, वेदर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। ऐसे ही वो चाहे किसी भी टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं, अगर पेड और रिसीव्ड इसी साल हुए हैं तो उनको रिकॉर्ड किया ही जाएगा इन द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज अ समराइज वर्जन ऑफ द कैश बुक, बस इसमें डेट कॉलम नहीं होता, एलएफ कॉलम नहीं होता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसमें भी कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव डेबिट साइड में, डोनेशन रिसीव डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट परचेज क्रेडिट साइड में, रेंट पेड क्रेडिट साइड में, जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में, पोस्टेज एंड स्टेशनरी क्रेडिट साइड में, न्यूज़ पेपर मैगजीन भी आपका जो खरीदा है वो क्रेडिट साइड में। न्यूज़ पेपर सेल से पैसा आया होगा इसलिए डेबिट साइड में। बुक परचेज से पैसा गया होगा इसलिए क्रेडिट साइड में। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज से ही पैसा गया होगा इसलिए क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव डेबिट साइड में, ऑनरेडियम क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है, बैलेंस हम निकालेंगे बैंक का जो कि 4,20,000 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा कैश बेसिस अकाउंटिंग में आपका हर तरह के रिसिट लिए जाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो देखिए उसमें कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हुआ है, बेशक वो किसी भी साल का हो, रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड में आएगा ही आएगा सारा का सारा। डोनेशन वॉज जिम भी डेबिट साइड में आएगा और एडमिशन फीस भी डेबिट साइड में आएगा, लाइफ इंश्योरेंस फीस भी डेबिट साइड में आएगा। विद इन सैलरीज क्रेडिट साइड में, लॉकर एंड डेबिट साइड में क्योंकि रिसीव हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो करा है आपका वो क्रेडिट साइड में पैसा गया होगा इसलिए है। जनरल खरीदा है तो इसलिए भी क्रेडिट साइड में। स्टेशनरी से भी पैसा गया होगा क्रेडिट साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो क्रेडिट साइड में। कोरियर चार्जेस पे किया है क्रेडिट साइड में। म्यूनसिपल टैक्सेस पे किया है क्रेडिट साइड में। मशीनरी परचेज के लिए क्रेडिट साइड में। न्यूज़ पेपर बेचा है तो पैसा आया होगा इसलिए डेबिट साइड में। बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट मिला है तो वो भी डेबिट साइड में। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, बैंक हम निकाल लेंगे जो कि 6,30,410 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारे सारा कंप्लीट हो गया।
रिलेटेड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू रिसेंट पेमेंट अकाउंट, बड़ा आसान सा होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करके बनाया जाता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो उसमें आपको ये जरूर दे रखा है कि इन्होंने अपने प्राइज अवार्ड करे हैं, बट कोई प्राइज फंड तो है नहीं, इसलिए जो भी प्राइज अवार्ड करे गए हैं वो एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है 80,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो फंड का अमाउंट एक्सपेंसेस जाता है, इसलिए जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा लायबिलिटी साइड में आ जाएगा 66,000। इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 9 की बात करें, एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है कि आपको रिसिट्स फॉर टूर्नामेंट और दिए हुए हैं, बाकी सब चीज सेम ही है। तो टूर्नामेंट फंड में रिसिट फॉर टूर्नामेंट प्लस कर दीजिएगा और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा। बैलेंस पॉजिटिव आया इसलिए वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रहेगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी इवेंट्स या आइटम से जुड़े हुए फंड बनाते हैं तो उसको फंड में ही प्लस माइनस कर दिया जाता है, उससे जुड़े हुए रिसिट्स और पेमेंट्स को। और जो ये बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट है तो आपका वो लायबिलिटी साइड में आएगा। अगर डेबिट है, बाई चांस एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, पेमेंट ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आया करते हैं। तो टिल क्वेश्चन, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक तो कंप्लीट हो गया था। 10 में 2 केसेस दे रखे हैं। 10 के केस में प्राइस फंड है, प्राइस अवॉर्डेड है और साथ साथ मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं। देखिए फंड जो है वो प्राइजेस का है, मैच का नहीं है, तो इसलिए मैच एक्सपेंसेस तो सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड। और जो प्राइस फंड दे रखा है वो आपका है 50,000 और प्राइस अवॉर्डेड है 12,000। तो 50 में से 12 माइनस कर दीजिएगा, 38,000 आ जाएगा। वो आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। प्राइस फंड से जुड़ा हुआ कोई चीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। केस 2 में इस बार फंड मैच का है आपके पास, तो मैच फंड क्योंकि आपको दे रखा है केस 2 में, तो मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड एक एसेट होती है, वो एसेट साइड में शो कर दी जाएगी, आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट वो प्लस हो जाएगा, मैच एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। 68,000 आपका लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बिकॉज ऑफ क्रेडिट बैलेंस। और इस बार प्राइस अवॉर्डेड दे रखे हैं, उसका वो फंड नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड केस भी क्लियर हो गया। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो उसमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है 1.5 लाख और आपको टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1.5 लाख, तो वो तो एसेट साइड में आ जाएगी। और आपको इंटरेस्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 18,000 वो प्लस हो जाएगा। और कोई एक्रूड इंटरेस्ट है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का, वो भी प्लस हो जाएगा। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। और आपका फाइनल बैलेंस जो 1,62,000 क्रेडिट है, इसलिए लायबिलिटी साइड में रहेगा। अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में एक बार ध्यान रखिएगा, वो एक बार ऐड जरूर हुआ है, साथ साथ वो एसेट भी है, इसलिए आप उसको इनकम बैलेंस शीट में एसेट साइड भी शो करेंगे। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 12 की, सेम सही क्वेश्चन है बच्चों, उसमें प्राइस फंड दे रखा है 10% प्राइस फॉर इन्वेस्टमेंट जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास है। दोनों को लायबिलिटीज और एसेट साइड भी लिख लिया गया। प्राइस फंड से जुड़ा हुआ जो डोनेशन है वो प्लस कर दिया गया। इंटरेस्ट रिसीव 4,500 है, वो प्लस करेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट 5,500 में खुद ढूंढना पड़ेगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट राइट फॉर द होल ईयर है, तो पूरा इंटरेस्ट 10,000 होना चाहिए, लेकिन मिला सिर्फ 4,500 है, इसलिए 5,500 आपको प्लस किया गया। बाद में प्राइस अवॉर्डेड माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। अक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड, अक्रूड इंटरेस्ट को एसेट साइड में लिखना मत भूलिएगा। अक्रूड इंटरेस्ट का 2 ट्रीटमेंट किया जाते हैं, एक तो वो फंड में ऐड भी होगा जो है, और दूसरा वो क्योंकि अपने आप में एसेट भी है तो वो बैलेंस में एसेट साइड पे भी जाएगा। इट इज़ एन एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो 13 एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको मैच फंड दे रखा है 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है आपको 72,000। तो मैच फंड लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपका एसेट साइड में आ जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है वो मैच फंड में प्लस हो जाएगा, मैच एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे आपके। और जो बैलेंस है वो 77,380 आ जाएगा। इसके अलावा मैच फंड बैंक बैलेंस रखा है, वो भी एसेट साइड में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन 14 में आपको जो है फिर से मैच फंड दे रखा है, उसका डोनेशन दे रखा है, प्रोसीड्स दे रखे हैं, मगर इसमें स्पेशल ये है कि सबको जोड़ने के बाद भी वो मैच एक्सपेंसेस को जो है सरपास नहीं कर पाया, मैच एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो हम उतना ही माइनस करेंगे जितना आपका मैच एक्सपेंसेस माइनस हो सकते हैं। बचे मैच एक्सपेंसेस कवर नहीं हो पाए फ्रॉम द मैच फंड, उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे 23,000। मैच फंड के बैलेंस को हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि वो आपका डेबिट अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट से, तो इसलिए वो बैलेंस नेगेटिव बन गया, डेबिट बैलेंस बन गया, इसलिए वो बैलेंस शीट में इसको मैंने नील दिखा दिया और इस 23,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो 23,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा, लायबिलिटी साइड में नहीं। ठीक है, अब आप लायबिलिटी साइड में आप मैच फंड को 0 शो करिएगा क्योंकि जो 23,000 नेगेटिव आ रहा था उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों
एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें कई सारे केसेस हैं और आपका जो है वो एसेट से जुड़ा हुआ फंड है जिसे पवेलियन फंड कहते हैं। लेकिन केस वन में कोई पवेलियन फंड था ही नहीं। आपने जो भी पवेलियन के कंस्ट्रक्शन में खर्चा किया है उसको सिंपल एसेट साइड में तो शो करेंगे बिकॉज एक एसेट क्रिएट हुई है इन प्रोग्रेस, इसलिए क्योंकि पूरी तरह से तैयार नहीं है, और कैपिटल फंड एसेट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। केस नंबर 2 की, तो उसमें एक पवेलियन फंड पहले से था, तो जितना आपने एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन किया है उसको पवेलियन फंड में से माइनस किया और साथ साथ कैपिटल फंड में ऐड भी किया है, इस बात को ध्यान रखना है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन हुई है, एक एसेट तैयार हुई है, तो एसेट साइड में तो आना ही आना है। तो यानी जो खर्चा हुआ है आपका पवेलियन की कंस्ट्रक्शन में वो 3 जगह आपका शो हो रहा है। एक तो पवेलियन फंड में से माइनस हुआ, कैपिटल फंड में ऐड हुआ, और बाद में एसेट में भी शो किया गया इन प्रोग्रेस के नाम से। केस 3 में एक चीज बस एक्स्ट्रा और दे रखी है, बाकी सब चीज सेम ही है। उसमें डोनेशन फॉर पवेलियन और दे रखा है जो पवेलियन फंड में ऐड हो जाएगा। बाकी एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन का तो वही ट्रीटमेंट है, पवेलियन फंड में से माइनस, कैपिटल फंड में प्लस, और एक बार एसेट साइड में और आएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 15 तक के फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ये सब। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी चीज़ का फंड बना लेते हैं तो फंड से जुड़े हुए रिसिट्स और एक्सपेंसेस फंड में ही एडजस्ट कर दिए जाते हैं। रिसिट्स फंड में क्रेडिट कर दी जाती हैं एंड एक्सपेंसेस एंड पेमेंट फंड में से माइनस कर दिए जाते हैं। अगर फंड का बैलेंस क्रेडिट है तो लायबिलिटी, डेबिट है तो इनकम एक्सपेंडिचर। बात करें अब क्वेश्चन नंबर 16 की, जो सब्सक्रिप्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं इसमें आपको सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर निकालनी है। आपको क्वेश्चन नंबर 16 में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 4,20,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपका 10,000 दे रखा है, और जो पिछले साल का मिला है उसे आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग मान लीजिए, तो वो है 14,000। 10 प्लस करिए, 14 माइनस करिए, 4,16,000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द एंड मैंने निकाल के दिखाया है। बाकी सब्सक्रिप्शन इनकम तो वैसे ही डायरेक्ट आ जाएगी, 450 मेंबर है, हर कोई 200 रुपये पे करता है, तो 90,000 आ जाएगा। अब इस फॉर्म में थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग प्लस किया है, शुरुआत सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से करी है, एडवांस एंड प्लस किया है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जितना भी टोटल मिला है वो माइनस कर दिया है, और अपने आप रिजल्ट निकल कर आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये 5800 है, इसमें 200 पिछले साल के होंगे और बाकी 5600 इस साल के। बाकी बैलेंस शीट में पूरा 5800 लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 4,09,000 दे रखा है। वैसे इसमें कह रखा था कि पिछले साल का मैं 5,000 मिला है, लेकिन मैंने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 8,000 इसलिए लिया है कि मिला बेशक पिछले साल का 5,000 है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग था 8,000, इसलिए मैंने 8,000 आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को लिया है। और आउटस्टैंडिंग एंड मैंने 18,000 इसलिए लिया है क्योंकि जो पिछले साल का नहीं मिला 3,000 उसको आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर में ऐड कर दिया ताकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकल जाए 18,000। बाकी एडवांस बिगनिंग 18,000 दे रखा था, और जो अगले साल का 10,000 मिला है वो एडवांस एंड है, उसे माइनस कर दिया। टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर 4,27,000 निकल के आ गई। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें आपने जो है आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगनिंग प्लस कर दिया, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एंड माइनस कर दिया। टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर निकला है। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग को मैंने इग्नोर किया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग एंड और बिगनिंग दोनों क्लियरली दे रखे थे, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो 20 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन ईयर मैंने बेस लिया है 35,400। आउटस्टैंडिंग एंड मैंने 500 इसलिए प्लस किया है क्योंकि आपको पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा था बिगनिंग का, यानी 500, जिसमें से 400 मिल पाए थे और 100 अभी बाकी होंगे, और आपको 400 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दे रखा था। अब मेरे फॉर्मूले में आउटस्टैंडिंग एट द एंड जरूरी होता है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड के लिए मैंने उसमें 400 में 100 जोड़ दिया, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया 500। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मतलब होता है इसी साल का आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर भी इंक्लूड होता है और आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होता है। उसके अलावा एडवांस बिगनिंग 1100 रुपये दे रखा था। एडवांस एंड में मैंने 2 इसलिए जोड़े हैं क्योंकि आपको अगले साल का 1200 और उससे भी अगले साल का 300 मिला हुआ है, तो एडवांस एंड 1500 मैंने माइनस कर दिया। मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई आपका 33,000। 21 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिसीव में आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगनिंग प्लस करके आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एंड माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। इसमें भी स्टिल आउटस्टैंडिंग देखा तो उसे इग्नोर किया। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 17 वाला फॉर्मूला ये फॉलो किया है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो है उसको माइनस किया है सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम द ऑफ द गिवन ईयर, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मेंबर्स दे रखे हैं, कंट्रीब्यूशन पर मेंबर दे रखा है, दैट्स वाई 2 लाख। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दे रखा था उसे प्लस कर दिया 30,000, और एडवांस एंड दे रखा था 40,000 उसको भी प्लस कर दिया, एडवांस बिगनिंग माइनस कर दिया, अपने आप ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर निकल आया। ध्यान रखिएगा बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,10,000 है। इसमें ये भी लिखा था इंक्लूडिंग 6,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मैंने उसे इग्नोर कर दिया बिकॉज आउटस्टैंडिंग बिलिंग मेरे को दे रखा था 35 जो भी है 20,000, इसलिए उसे माइनस कर दिया गया, उसको इग्नोर कर रहा 6,000 को। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन बैड हो गया है प्रीवियस ईयर का उसको प्लस जरूर किया जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसलिए इसे प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग एंड क्लियरली दे रखा था 18,000, वो प्लस कर दिया। एडवांस बिलिंग क्लियरली दे रखा था 13,000, वो प्लस कर दिया। एडवांस एंड 11,000 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 2,14,000। क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था 2,50,000। फिर ये भी बता रखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड मान लेना चाहिए जब आपको बताना रखा हो कि पिछले साल का जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अभी बाकी है, तो वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर की एक ही बात होती है। उसके अलावा एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर था जिसे एडवांस एंड कहेंगे, उसे माइनस कर दिया। सेकंड पार्ट आसान सा है, उसमें आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है एंड का दे रखा है और एडवांस बिगनिंग का, जो दोनों ही प्लस किए जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आंसर 54,000 आ गया। थर्ड पार्ट में एडवांस बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड दोनों थे, तो आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस करते हैं, आंसर आ जाएगा। केस 4 की बात करें तो आउटस्टैंडिंग एंड और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का ट्रीटमेंट को पता ही, और एडवांस का सिर्फ एंड दे रखा था तो उसे माइनस कर दिया, इनकम निकल आई। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बात की जाए बच्चों केस नंबर 5 की, तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एंड भी है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग भी है, एडवांस बिगनिंग भी है, एडवांस एंड भी। आपको उनका ट्रीटमेंट पता ही है, उसके हिसाब से कर लीजिएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर निकल आई 90,000। तो मैंने आपको बच्चों सारे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन जो है समझा दिए हैं। इसके इलस्ट्रेशन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इवन क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैंने स्टिल अब कंटिन्यूस में सारे क्वेश्चन कर रहा था, इसलिए इनके क्वेश्चन को ही मैंने डिस्कस करा। मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। सब्सक्रिप्शन इनकम जो भी गिवन ईयर की निकल कर आती है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो किया जाता है, यानी क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। अगर कोई सब्सक्रिप्शन बैड हो गया है तो उसको डेबिट साइड में शो किया जाता है, यानी एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक एसेट होती है, इसलिए उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाता है। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन एक लायबिलिटी होती है, तो इसलिए उसको लायबिलिटी साइड शो किया जाता है, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 से 34 तक बच्चों कंज्यूमर आइटम्स का ट्रीटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। मैं इनको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बट मैंने मेनली तो एट दैट टाइम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, मैंने इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है बच्चों। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 बता दूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो बार बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। इसमें आपको परचेज दे रखा था, और जब परचेज दे रखा हो तो क्रेडिटर की कोई अहमियत नहीं होती है, बिकॉज परचेजेस के अंदर क्रेडिटर का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए बस मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको अमाउंट पेड दे नहीं रखा था, लेकिन शुरुआत तो उससे ही करते हैं, इसलिए मैंने उसका अमाउंट पेड 0 लिख दिया। बाकी मैंने क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करके ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दिया, जिससे मेरी क्रेडिट परचेज आ गई 40,000। ठीक है बच्चों, बाकी क्रेडिट परचेज मांगते नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से निकालता हूँ, मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हेल्पफुल रहता है। फिर कैश परचेज देखा तो उसे प्लस कर दिया, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, क्लोजिंग जरूर निकल आया। मैंने लिखा नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उसका अमाउंट जरूर है 1,50,000, वो माइनस करके आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो आपको केस 1 में जो है अमाउंट पेड दे रखा है और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, उसे माइनस कर दीजिए, कंज्यूम निकल आएगा। केस 2 में अमाउंट पेड के साथ साथ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है, आप जानते ही हैं। केस 3 में क्रेडिटर और दे रखे हैं, वो भी सिर्फ ओपनिंग वाले, तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करते हैं, जिससे क्रेडिट परचेज आ गई, और उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो उसमें आपको अमाउंट पेड और क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के दे रखे थे, उसके अलावा स्टॉक दे रखा था ओपनिंग क्लोजिंग डेट का। तो अमाउंट पेड में पहले क्रेडिटर का ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करिए, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करिए, उससे आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। माना बेशक क्वेश्चन मांगी ना गई हो, बट आपको मैंने निकालना तो बता ही दिया क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो थोड़ा लेंथी है, उसको अगले उसमें बात करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा जितना डिस्कस करता हूँ उतना कर लेते हैं। अमाउंट पेड में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करके ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दिया, क्रेडिट परचेज आ गई। कैश परचेज देगी तो उसे प्लस कर दिया, और जब क्रेडिट परचेज प्लस करा तो मैं कैश परचेज प्लस किया तो टोटल परचेज आ गया, और सेल को बात ध्यान रखिएगा, सेल की बुक वैल्यू माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस को नहीं माइनस करते हैं।
इसलिए सेल आपका माइनस कर दिया, उससे आपका नेट परचेज आगे 89,000, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, आपका स्टेशनरी कंज्यूम निकल आया 84,000। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, उसमें क्रेडिट और एडवांस भी दे रखा है और स्टॉक भी है। तो क्रेडिट और एडवांस का ट्रीटमेंट पहले कर लीजिए, उससे क्रेडिट परचेज आ जाएगी। क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, एडवांस में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। आपका क्रेडिट परचेज आ गई 1 लाख, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया 1,25,000। मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता दूं कि बच्चों ये सब चीज़ें जाती कहाँ कहाँ हैं। जो भी स्टेशनरी कंज्यूम्ड या कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, एक्सपेंडिचर साइड, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाते हैं, और स्टॉक और एडवांस जो है वो एसेट साइड में जाया करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी गेन या लॉस होता है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, गेन इनकम साइड में और लॉस जो है एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट से अपने अमाउंट पे ढूंढ लिया। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग स्टॉक मिल गए। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा। वैसे अमाउंट पेड में ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा। फिर स्टॉक केवल क्लोजिंग दे रखा है आपको, मतलब उसके अंदर क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं दे रखे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो आप क्लोजिंग स्टॉक जानते हैं माइनस हो जाएगा। क्रेडिट परचेज 134 आ गई थी, उसमें क्या जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गई। क्वेश्चन नंबर 32 भी बिल्कुल सेम से था। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट से अमाउंट पेड ले लिया, फिर बाकी क्रेडिटर्स दे रखे थे, क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग प्लस कर दिया, ओपनिंग माइनस कर दिया, जिससे क्रेडिट परचेज मिल गई। और फिर क्रेडिट परचेज में मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, स्टेशनरी कंज्यूम निकल आई, या जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल है कोई भी उस कंज्यूमर आइटम होगा वो निकल आया। 33 क्वेश्चन में भी आपको इस बार कैश परचेज और सेल और दे रखे हैं, तो आप पहले क्रेडिटर का ट्रीटमेंट करके क्रेडिट परचेज निकाल लीजिए, उसमें कैश परचेज जोड़ दीजिए, सेल को माइनस कर दीजिए बुक वैल्यू को, फिर जो भी नेट परचेज आएगी उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 34 बिल्कुल सिंपल सा ही है, इसमें सब कुछ क्लियरली गिवन है, पर क्रेडिटर एडवांस और स्टॉक तीनों दे रखे हैं। तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पहले क्रेडिटर और एडवांस का ट्रीटमेंट करना है। क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, एडवांस में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, उससे क्रेडिट परचेज आ जाएगी। फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या स्पोर्ट्स में वो मेडिसिन कंज्यूम जो भी आप निकालना चाह रहे हैं वो निकल आएगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 जो है वो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसमें आपको जो है बिल्डिंग फंड दे रखा था, उससे जुड़ा हुआ डोनेशन दे रखा है, और एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग दे रखा है। तो माइनस कर दिया जाएगा एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन को, बाद में एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन कैपिटल फंड में ऐड भी किया गया है, और बाद में जो है उसको एसेट साइड में शो भी किया गया है बिल्डिंग इन प्रोग्रेस के नाम से, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैच फंड था, डोनेशन उसको मैं प्लस कर दिया, प्रोसीड्स ऑफ टिकट जो है प्लस कर दिया, मैच एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, बैलेंस आपका लायबिलिटी साइड में आ गया। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नर पार्टी था, वो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस कर दिया, और बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में भी लिखा गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी बात करते दे रखा था 1250, उसमें 1125 तो वो वाला प्लस कर दिया जो बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर किया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का वो वाला, और प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस नॉर्मली कैपिटल फंड में ऐड की जाती है, तो 23,95,000 इसका अमाउंट आ गया। ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नर पार्टी जो है वो एक बार सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नर पार्टी में भी ऐड किया जाएगा, प्लस एज वेल एज एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट भी शो किया जाएगा। और जो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन होता है उसको बिल्डिंग फंड में से माइनस भी किया गया, कैपिटल फंड में ऐड भी किया गया, और साथ साथ एसेट साइड में शो भी किया गया, तो इसके ट्रीटमेंट 3 जगह शो किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर ले। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है, जैसे आप क्लास 11 में बनाते थे फिक्स एसेट अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही। आपको ओपनिंग डेट पे उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 60,000। फिर उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को उन्होंने जो है 20,000 के फर्नीचर को जो है 8,500 के लॉस से बेचा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 30,000 के फर्नीचर को 20,000 का बेचा। अब 30 सितंबर तक उसके जो बुक वैल्यू थी 30,000 का 10% 3,000, आधे साल का डिफरेंस लग जाएगा 1,500। अब मैं स्लोली ही रीड कर देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए दोबारा से। ओपनिंग बैलेंस आपको फर्नीचर का दे रखा था 60,000। फिर क्वेश्चन में बताया गया कि इन्होंने जो है आधे फर्नीचर को 20,000 का बेचा, लेकिन सितंबर में। अब आधा फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू तो 30,000 है, लेकिन सितंबर आता है उस पर डेबिशन और लग जाएगा 6 महीने का 10% के हिसाब से, तो वो डेबिशन लग गया 1,500। तो उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आ गया 28,500। अब 28,500 की चीज़ को आप 20,000 का बेच रहे हो तो 8,500 का लॉस हो गया, आप देख सकते हैं। फिर साल के एंड में हम बचे हुए उस पर फर्नीचर डेबिशन लगाएंगे, जो 30,000 था पूरे साल का लगेगा 3,000, और उसकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 27,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तो डेबिशन जाएगा और एक लॉस ऑन सेल जाएगा। बाकी ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू शो कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। उस पेज तक पहुंच जाए जरा बस। यस पहुंच गए। उसमें जो है बच्चों आपका फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 2,20,000 दे रखा है, और ये भी बताया कि आपने अक्टूबर में फर्नीचर खरीदा है और दिसंबर में फर्नीचर बेचा है। डिटेल में बात करते हैं अगली वीडियो।
देखिए बच्चों, ओपनिंग बैलेंस था 2,20,000 फर्नीचर का, और जो अक्टूबर में फर्नीचर खरीदा गया वो 1.5 लाख रुपए का था। जो दिसंबर में फर्नीचर बेचा गया वो पुराने फर्नीचर का ही पार्ट था 20,000 का। उसको जो है हमने 9 महीने यूज कर लिया तो उस पर डेबिशन लग गया होगा 1,500 रुपये, उसकी बुक वैल्यू आ गई 18,500। फिर क्वेश्चन में कहा गया था उसको 20% लॉस से बेचा गया, तो लॉस जो निकाला जाएगा वो 31 दिसंबर वाली वैल्यू का 20% निकालेंगे। 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू 18,500 है। ओपनिंग वैल्यू 20,000 थी, 1,500 उस पर डेबिशन और लग चुका था इन 9 महीने के अंदर, तो उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आ गई थी 18,500। उसका 20% लॉस निकाला 3700 आ गया, तो यानी इसको 14,800 का बेचा गया होगा, वो बाय बैंक लिख दिया। फिर साल के एंड में जो डेबिशन लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा समझिएगा। पुराना फर्नीचर टोटल 220 का था, 20 वाला फर्नीचर बिक गया था दिसंबर में, तो मार्च में बचा 2 लाख का पुराना फर्नीचर, 10% 20,000 उस पर डेबिशन लगा। नया फर्नीचर 1.5 लाख का था लेकिन वो अक्टूबर में खरीदा गया, उस पर आधे साल का डेबिशन लगेगा, तो वो आएगा 7,500। तो टोटल डेबिशन लगा 27,500 और क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से निकल आया 3,22,500। जितना टोटल डेबिशन चार्ज किया गया है वो टोटल डेबिशन वगैरह 27,500 और 1,500 29,000, वो तो आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। जो लॉस ऑन सेल था 3700 वो भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू 220 ओपनिंग बैलेंस शीट में, फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू 222 जो है वो आपका 3,22,500। एक्चुअली मैंने गलती से 222 लिख दिया है इसको, अच्छा मैंने सही लिखा है क्योंकि मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट नीचे बनाई है, क्लोजिंग ऊपर बनाई है, दैट्स वाई। तो इस तरह से मेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं बच्चों। 38 में आपको जो है इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है। मैं 38 को पहले देख ही लूँ जना, फिर बताता हूँ आपको बच्चों क्वेश्चन कि किस तरह क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 38 में सैलरीज का ट्रीटमेंट करने को कहा गया था। आपको सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था। आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग और एंड की दे रखी है, एडवांस प्रीपेड सैलरी बिगिनिंग और एंड की दे रखी है। तो आउटस्टैंडिंग में एंड का प्लस करते हैं, बिगिनिंग का माइनस, एडवांस में बिगिनिंग का प्लस करते हैं, एंड का माइनस। जो भी आपका आंसर आएगा वो टोटल सैलरीज ऑफ गिवन ईयर आ जाएगा। एंडिंग सैलरी एट द एंड प्लस किया, बिगिनिंग माइनस किया था। एडवांस यानी प्रीपेड जो है बिगिनिंग प्लस किया, एंड माइनस किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया गया, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। प्रीपेड सैलरी एसेट है इसलिए उसको एसेट साइड में शो किया गया, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। बात करने क्वेश्चन 39 की, तो वो लॉकर रेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लॉकर रेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही करा जाएगा जैसे सैलरी का करा है। आउटस्टैंडिंग एंड प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, एडवांस बिगिनिंग प्लस, एडवांस एंड माइनस। उससे टोटल लॉकर रेंट आपका एज इनकम के तौर पे आ गया। बस फर्स्ट सिर्फ इतना था, सैलरी एक्सपेंस है, लॉकर रेंट इनकम है, इसलिए आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट हमारे लिए एसेट बन जाएगा, और एडवांस लॉकर रेंट हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, और ओपनिंग वाले ओपनिंग में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में आ जाएंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लिए किस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको जो है बच्चों, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कैसे बनाया जाता है रिसेंट पेमेंट अकाउंट से, जब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो तो डिस्कस जरूर करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन क्वेश्चन 40 कुछ इस तरह से दे रखा था कि पेमेंट साइड में सैलरीज है, रेंट है, स्टेशनरी है, डिफेंस बॉन्ड है, फर्नीचर है, बाईसाइकिल है और बैलेंस कैरिड डाउन है। तो देखिए आखिरी की 4 चीजें जो है वो एसेट्स हैं, उनको मत कीजिएगा। बाकी जो तीनों की ऊपर की 3 चीजें हैं वो आपका एक्सपेंडिचर काउंट किए जाएंगे, सैलरी, रेंट और स्टेशनरी। अब आप आ जाइए रिसिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस मत लीजिएगा, वो कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है। सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए इनकम में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिट है, मत लीजिएगा। सेल ऑफ फर्नीचर को भी मत लीजिएगा, मगर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ले सकते हैं, जो कि आपका नजर आ रहा है 10,000 रुपये का। उसके अलावा सिर्फ डोनेशन दे रखा है तो उसे सिंपल डोनेशन मानते हैं इनकम, इसलिए उसे इनकम साइड में शो कर देंगे। जो ही बैलेंसिंग फिगर है वो सरप्लस निकल कर आ गया, जिसे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी नहीं गई इसलिए बनाई भी नहीं गई, आपका आंसर आ गया, यही फाइनल आंसर था। क्वेश्चन 41 में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। अब पहले मैं बात करूं पेमेंट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। सैलरी एक्सपेंस है, बोर्ड लॉन्ड्री एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ कार एसेट है, मत लीजिएगा, मगर एक्सपेंस ऑफ कार आपका एक्सपेंस है, ले लीजिए। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, ले लीजिए उसको एक्सपेंस में। बट नीचे आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल दे रखा था तो मैंने उसको ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में प्लस कर दिया, 12,800 को तो 79,800 हो गया। फिर सब्सक्रिप्शन दे वैसे दे रखा था 1,11,500, मगर ये भी बताया गया था कि उसमें डोनेशन ऑफ बिल्डिंग गलती से उसमें जुड़ गया था सब्सक्रिप्शन में, से हटाना ही पड़ा इसलिए। बाकी डोनेशन ऑफ बिल्डिंग एक कैपिटल सेट है इसलिए उसको इनकम साइड में शो नहीं करा गया। उसके अलावा फीस फ्रॉम मेंबर्स दे रखा था, गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा था, इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है, वो आपने लिख लिए। और फिर जो है आपका बैलेंसिंग फिगर इस बार डेफिसिट निकल गया है, बिकॉज एक्सपेंडिचर साइड इनकम साइड से बड़ी थी, वो आया 55,100। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में आपका पेमेंट साइड में सैलरी एंड वेजेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट होता है, उसको तो मत लीजिएगा लेकिन उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ले लेंगे, ट्रैवल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ले लेंगे, क्लोजिंग कैश नहीं लेंगे, ओपनिंग कैश भी नहीं लेंगे,
सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का इग्नोर कर देंगे, करंट ईयर का ले लेंगे, और उसमें उससे जुड़ा हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दे रखा है। तो मैंने आपसे कहा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर उसे प्लस कर देंगे 55,000, तो वो 4,05,000 हो गया। उसके अलावा एंट्रेंस फीस दे रखी है उसे ले लीजिए, डोनेशन दे रखा है उसे ले लीजिए। डोनेशन सिंपल डोनेशन होता है, जब कुछ नहीं रखा तो उसे इनकम ही कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस भी देखा था, तो सैलरी एंड वेजेस में ऐड कर देंगे, जैसे सैलरी एंड वेजेस बढ़कर 2 लाख हो गया। उसके अलावा हमसे ये भी कहा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 25% अप्रिशिएट कर दीजिएगा। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके 3,40,000 का, उसका 25% 85,000 आता है, वो लिख लिया हमने। फिर नेट रिजल्ट इसका आपका सरप्लस आया 94,000, और क्वेश्चन 42 कंप्लीट हो गया बच्चों। बात करें क्वेश्चन 43 की, तो वो फिर से फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन था। उसमें आपको इस बार जो है स्पोर्ट फंड दे रखा है, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है। स्पोर्ट फंड तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ जाएगा। उससे मिलने वाला इंटरेस्ट स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड भी स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगा, स्पोर्ट्स फंड ऑडिट माइनस हो जाएगा, एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएंगे। उसके अलावा जनरल फंड दे रखा है, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ जाएगा, मगर इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, ना कि। मेरी बात बच्चों अधूरी रह गई थी, मैंने ये कहना चाह रहा था कि आपका जो है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट होता है, उसको स्पेसिफिक नहीं माना जाता है, इसलिए उसको जनरल फंड में ऐड नहीं किया जाता, उसको एक जनरल इनकम माना जाता है, क्योंकि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज नॉर्मली इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है आपका इंटरेस्ट जो है उसका सिंपल एक इनकम है, और इनकम जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड ही आनी चाहिए, दैट्स वाई उसको इनकम साइड लिखा गया। ठीक है बच्चों, बात कर ले क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 दिखने में काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको रेंट दे रखा है, जिसमें से आपको पिछले साल का 15 रेंट दे रखा है, 15,000 माइनस कर दिया। उसके बाद इंश्योरेंस दे रखा है, जिसमें अगले साल का है 15,000, उसे भी माइनस कर दिया, क्योंकि पिछले साल और अगले साल दोनों को हटा देते हैं एक्रूवल कंसेप्ट की वजह से। उसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, एसेट है, मत लीजिए। फर्नीचर दे रखा है, एसेट है, मत लीजिए। मैं पेमेंट साइड की बात कर रहा हूँ पहले तो। फिर 8% एफडी दे रखा है, उसको तो मत लीजिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट जरूर निकाल लीजिएगा 8% के हिसाब से आधे साल का, जो कि 4,800 आएगा। आप डेबिट साइड में चेक करेगा, इंटरेस्ट रिसीव 2,400 दे रखा है, इसका मतलब बाकी 2,400 अक्रूड है। उसके अलावा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को मत लीजिएगा, क्योंकि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है इसलिए। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को नहीं लिया, क्योंकि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दे रखा था, इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को मत लिए, नहीं लिया हमने। बुक्स एसेट है, उसको भी नहीं लिया। न्यूज़पेपर खर्चा है, उसको ले लिया। पेंडिंग स्टेशनरी खर्चा है, उसको ले लिया। तो पेमेंट साइड में से क्या क्या नहीं लिया बताया, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, एफडी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बुक्स, ये सब नहीं लिए गए। बाकी एफडी का इंटरेस्ट जरूर लिया गया रिसिप्ट साइड में, जो पहले से दे रखा था 2,400, लेकिन 2,400 अक्रूड इंटरेस्ट है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट आधे साल के हिसाब से 4,800 होना चाहिए था, दैट्स वाई। फिर आ जाइए आपका रिसर्च साइड में। एंट्रेंस फीस पिछले साल और करंट ईयर दोनों की दे रखी है, मुझे करंट ईयर वाले को ले लिया, पिछले साल वाले को इग्नोर कर दिया। सब्सक्रिप्शन भी 3 साल का दे रखा है, पिछले साल, करंट ईयर और अगले साल। अगले साल और पिछले साल वाला इग्नोर कर दिया, करंट ईयर वाले को ले लिया, मगर ये बता रखा था कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन केवल 90% ही मिल पाया है। तो 90% का 90,000 है, तो 100% 1 लाख होगा, तो 10,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, उसे प्लस कर दिया। लाइफ में मुझे फीस दे रखी है, लायबिलिटी है, छोड़ दीजिए। डोनेशन है, इनकम है, ले लीजिए। डोनेशन टूर्नामेंट लायबिलिटी है, मत लीजिए। सब्सिडी गवर्नर पार्टी भी लायबिलिटी है, इसलिए उसको मत लीजिए। एफडी वाला पॉइंट बच्चों पहले हो ही चुका था, तो मैं इसलिए उसको कंसिडर नहीं करूंगा दोबारा। सेल और न्यूज़पेपर इनकम है, इनकम साइड ले लीजिए। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को मत लीजिएगा, लेकिन उसके होने वाले लॉस को जरूर ले लीजिएगा, एक्सपेंडिचर साइड में देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ भी है। उसके अलावा लॉकर रेंट में से पिछले साल का लॉकर रेंट 600 रुपये हटा के बाकी लॉकर रेंट ले लीजिएगा 6,200। बैलेंसिंग फिगर आपका सरप्लस आ गया, जिसे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, 1,70,600। एक बार में आंसर आएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो बच्चों। बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो देखिए क्वेश्चन 45 काफी अच्छा है क्वेश्चन, सीबीएसई असेंबली पर 2018 में आया हुआ भी है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में है क्या, पेमेंट साइड में सैलरीज है, पोस्टेज है, रेंट है, पोस्टेज प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है जो अक्टूबर में खरीदा गया है, इन्वेस्टमेंट है जो अक्टूबर में कराई गई है, 10% का उसका रेट है। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन है, जो पिछले साल, करंट ईयर और अगले साल तीनों का मिला हुआ है। डोनेशन बिलियर्ड टेबल का है, तो स्पेसिफिक है, मत लीजिएगा। एंट्रेंस फीस इनकम होती है, सेल मैगजीन इनकम है, आपको ले लीजिएगा। अब इसकी एडजस्टमेंट है, उसको जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। बच्चों की एडजस्टमेंट नहीं मैं पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, और इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को 45 को। तो देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन का पहला और दूसरा पॉइंट है, वो काफी अच्छा पॉइंट है। जब आपको सब्सक्रिप्शन 3 साल के अलग अलग दे रखे होते हैं, तो आप ऐसे में केवल उसी सब्सक्रिप्शन फोकस करिए जो करंट ईयर का है, और वो है 60,000। फिर आपको नीचे देखिए 2 आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्होंने ये बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 16,200 है, और यही बताया कि पिछले साल के 1,200 बाकी हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में एक तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हुआ करता है, और एक स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर हुआ करता है। तो अगर मुझे
मैं केवल करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन रिसीव को ले रहा हूँ 60,000 को, तो मुझे इस साल के आउटस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ना कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड की। तो मैंने इसमें से क्या करा, 16,200 में से 1,200 हटा दिया, तो मेरा इस साल का आउटस्टैंडिंग 15,000 आ गया, और उसको मैंने ऐड भी कर दिया, आप देख सकते हैं बच्चों। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, स्पोर्ट्स मिल का बिगनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा है। क्या करेंगे बताऊंगा। तो जिस भी चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो उसका कंज्यूम निकालना आसान हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस करिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिए, उसका स्पोर्ट्स मेडल कंज्यूम निकल आएगा। स्पोर्ट्स मेडल ऊपर दे रखा था आपका बच्चों एक 11,500 दे रखा था, उसमें मैंने 3,000 प्लस कर दिया, 14,500, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया 4,500, यानी कि 10,000 आपका स्पोर्ट्स मेडल कंज्यूम्ड आ गया। फर्नीचर पे 10% पर एनम के हिसाब से डेप्शन लगाने को कहा गया था। फर्नीचर अक्टूबर में खरीदा गया है, तो इसलिए उस पर आधे साल का ट्यूशन लगाया गया 1,000 रुपये, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा सैलरीज, आपका पोस्टेज, आपका रेंट, आपका और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब खर्चे हैं, डेबिट साइड में आ गए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में आ गया। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट निकाला आधे साल का 3,500, रिसीव कुछ नहीं था, इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से इनकम साइड में आ गया, आप देख भी सकते हैं। एंट्रेंस फीस इनकम में लिया गया, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन इनकम में लिया गया, सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता ही दिया। ठीक है बच्चों, जो भी बैलेंसिंग वगैरह आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया, सरप्लस जिसे कहेंगे, नॉट ना की प्रॉफिट। और इस तरह से क्वेश्चन 45 भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। एंड क्वेश्चन 45 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको ढंग से प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक बात और क्लियर कर दूं सब्सक्रिप्शन के बारे में। मेरे को करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो 60,000 दे रखा था, मैंने उस पर ही फोकस किया, ना कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव पर। ठीक है बच्चों, ऐसे में सिर्फ दो चीज ढूंढनी चाहिए आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर तो नीचे कोई भी नहीं था, अलबत्ता आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर भी नहीं दे रखा। लेकिन साथ साथ यही बता रखा है कि पिछले साल के 1,200 भी बाकी हैं, तो उसमें से अगर हम 1,200 हटा देंगे 16,200 में से, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर निकल आएगा 15,000। मैंने 60,000 में बस 15 जोड़ दिया था, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 46 की। उसके पेमेंट साइड में बिल्डिंग है, जो कि कैपेसिटी है, मत लीजिएगा। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस मत लीजिएगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। मैच एक्सपेंसेस ले लीजिएगा, लेकिन सिर्फ 10,000, क्योंकि वो मैच फंड से 10,000 ज़्यादा है, 90,000 है, और वो फंड केवल 80,000 है, तो जितना अनकवर्ड पार्ट है सिर्फ उसको ही लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, उसमें मैंने मैच एक्सपेंसेस का केवल 10,000 लिया है। फर्नीचर एसेट है मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट एसेट है मत लीजिए, मगर उसका इंटरेस्ट जरूर निकाल लीजिए 9 महीने का। 1,60,000 का 10% होता है 16,000, 9 महीने का होता है 12,000। फिर एसेट साइड में देखिए, इंटरेस्ट रेट से केवल 10,000 दे रखा था, इसलिए मैंने इसमें 2,000 और ऐड कर दिया, तो वो 12,000 हो गया। ठीक है बच्चों, बाकी इन्वेस्टमेंट खुद नहीं आएगी, वो एसेट होती है। सैलरीज ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, संडे एक्सपेंसेस ले लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक मत लीजिए, ओपनिंग बैलेंस भी मत लीजिए, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग मत लीजिए, मगर सिंपल डोनेशन ले लीजिए। इनकम में देख लीजिए मैंने ले भी रखा है। गवर्नमेंट ग्रांट मत लीजिए, लाइफ में फीस मत लीजिए, मैच फंड मत लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और इसमें ये बता रखा है कि 550 मेंबर है, हर कोई 100 रुपये पे करता है, तो इनकम डायरेक्ट 55,000 लिख लीजिएगा। ठीक है, रिसीव से ज़्यादा आसान होता है इनकम लिखना। अगर आपको मेंबर और कंट्रीब्यूशन पर मेंबर दे रखा होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बाकी रिसीव रिसीव सबको छोड़ दीजिए। उसके अलावा लॉकर एंड इनकम में लीजिए, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट डिस्कस हो ही गया था। गेन और सेल ऑफ फर्नीचर भी ले लीजिए 20,000 रुपये, एंट्रेंस फीस भी ले लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा पक्का 1,07,800। क्वेश्चन 47 से आपको बच्चों बैलेंस शीट भी मांगी गई है, 46 तक सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहा गया था, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको पहले पॉइंट से डिस्कस कर लेता हूँ। उन्होंने हमसे कह रखा था कि साल की शुरुआत में क्लब के पास 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है और 85,000 रुपये का फर्नीचर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का 3,500 दे रखा था, एंड का 4,500 दे रखा है, और एंड 1,400 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का बिगिनिंग और एंड दोनों में आउटस्टैंडिंग है। तो 1,400 के हिसाब से, 1,400 के हिसाब से 6 महीने का 8,400 होता है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में आएगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो आप देखिए रेंट का जो मैंने ट्रीटमेंट किया है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग प्लस का माइनस कर दिया, एंड प्लस कर दिया, लेकिन आया 16,800 क्योंकि दोनों 8,400 थे। वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज आ गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एज इट इज आ गया, ऑनरेडी एज इट इज आ गया। बुक्स को मत लीजिएगा, उसका डेप्रिसिएशन जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस ले लीजिएगा, एफडी मत लीजिएगा, मगर उसका इंटरेस्ट जो निकाल लीजिएगा आधे साल का, क्योंकि 1,200 आया, रिसीव कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अक्रूड साइड में आप देख भी सकते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट एफडी के नाम से लिख भी दिया गया। उसके अलावा जो है बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक होते हैं, उनको अभी नहीं लेंगे, बाद में बैलेंस शीट में लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो भी। एंट्रेंस फीस इनकम में ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन में उसका आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दीजिए, बिगनिंग माइनस कर दीजिए, वो मैंने किया भी, आप देख सकते हैं बच्चों। और उससे इसका जो भी आंसर है आ गया होगा। लेगेसी को कुछ नहीं कर रखा तो इनकम में ले लीजिए, लाइफ में फीस लाइबिलिटी है मत लीजिए, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट ले लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे
दो एडजस्टमेंट्स और भी हैं। इन्होंने कहा था बुक्स को राइट ऑफ करना है 11,300 तो बुक्स का डेप्रिसिएशन ले सकते हैं हम, और फर्नीचर को डेप्ट राइट ऑफ करना है 5,000 उसको ले सकते हैं। तो जो जो चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं वो मैंने बता दिया आपको। उनको लेने के बाद हमारा जो है सरप्लस निकल आया 56,500। फिर जो भी साल के शुरुआत में आपका बैलेंसेज हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के, उनको लेकर हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाई है ताकि हम कैपिटल फंड ढूंढ सकें। तो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, बुक्स पुराने वाली, फर्नीचर पुराने वाले में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पुराने वाले में, आउटस्टैंडिंग रेंट पुराना वाला, और उससे बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको वो लेना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, तो उसमें वही एसेट्स और वही लायबिलिटीज लेंगे जो साल की शुरुआत के थे। तो कैश और बैंक तो आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से मिल जाएंगे, वो ओपनिंग बैलेंस ही होते हैं। कोई भी एसेट होगी तो नीचे साल के शुरुआत में कोई भी एसेट होगी तो उसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। जैसे बिल्डिंग और फर्नीचर के, बुक्स और फर्नीचर की दे रखी थी, उनको उनकी पुरानी वैल्यूज एज इट इज लिख ली मैंने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला लिख लिया, आउटस्टैंडिंग रेंट बिगनिंग वाला लिख लिया था। 3,12,000 में कैपिटल फंड आ गया था। जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कैपिटल फंड में सरप्लस जोड़ दिया और लाइफ मेंबरशिप फीस जोड़ दी, जो आपको पता ही है इस साल मिली थी। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड वाला भी लिख लिया, वो भी 8400 ही था। कैश और बैंक बाय बैलेंस के रेट डाउन वाले लिख लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला लिख लिया। बुक्स में परचेज जोड़ के सेल डेबिशन माइनस करके लिख दिया। और बच्चों फर्नीचर में से डेबिशन माइनस करा, नया परचेज था ही नहीं कोई भी। और एफडी जो नई एसेट आए थे उसको लिख लिया, उसका अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख लिया। आंसर पक्का आएगा। जो भी नई एसेट आती है वो केवल पेमेंट साइड में दे रखी होगी, उसको जरूर क्लोजिंग बैलेंस में लिखेगा। जो पेमेंट साइड में, बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी एसेट पेमेंट साइड में दे रखी होती है वो केवल और केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। जैसे 8% एफडी केवल पेमेंट साइड में दे रखा था, उसके बारे में नीचे कोई नहीं था बैलेंस, तो वो सिर्फ क्लोज सेल कराया गया है, इसलिए उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया गया, और उसका अक्रूड इंटरेस्ट भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया गया। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय कोई भी पुरानी एसेट्स होती हैं तो उनके डेबिशन वगैरह को हटा दिया जाता है, फर्दर परचेज को प्लस कर दिया जाता है, और सेल को माइनस कर दिया जाता है, और सेल की बुक वैल्यू को माइनस करते हैं। तो किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, आप याद रख लीजिएगा बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ओपी माइनस एस डी, ओ फॉर ओपनिंग, पी फॉर परचेज, एस फॉर सेल माइनस, और डी फॉर डेप्रिसिएशन। और सेल का जो माइनस करेंगे उसकी बुक वैल्यू माइनस करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 47 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन 48 की। तो 48 मैं भी रीड कर रहा हूँ, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका अगले उसमें। पेमेंट साइड में सैलरीज है, जनरल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, बुक्स है, न्यूज़पेपर को बैलेंस कैरेट डाउन है। तो पेमेंट साइड में जो सैलरीज है वो एक्सपेंडिचर है, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर है, बुक्स एसेट है मत लीजिएगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर ले लीजिएगा। बैलेंस कैरेट डाउन कैश है, क्लोजिंग बैलेंस है मत लीजिएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का ओपनिंग बैलेंस है मत लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन 3 साल के दे रखे हैं अलग अलग, लेकिन आपको केवल करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में फोकस करना है जो कि 20,000 दे रखा है। हायर ग्राउंड इनकम है ले लीजिएगा। सरप्लस एंटरटेनमेंट इवेंट्स इनकम है ले लीजिएगा। सेल ऑन न्यूज़पेपर इनकम है ले लीजिएगा। फिर आपको उन्होंने बता रखा है कि आपके पास 50 मेंबर हैं, हर कोई 500 रुपये करता है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है साल पिछले साल का एंड का या इस साल के बिगिनिंग का 6,000 था। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो आपको सिंपल, आपका बड़ा काम इन्होंने आसान करके देखा है, सीधा नंबर इंटू कंट्रीब्यूशन पर मेंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगा। क्या रिसीव्ड है क्या नहीं आउटस्टैंडिंग है उसकी सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी इसमें आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है सैलरी का आउटस्टैंडिंग एंड और बिगनिंग दोनों दे रखा था, तो एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया। और साल की शुरुआत में आपको बिल्डिंग दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, बुक्स दे रखा है, ये सब आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, मगर डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर पे लगने को कहा गया है, और फर्नीचर केवल पुराना ही है 20,000 का, नया कोई भी नहीं है। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन देख लीजिए आप, ऊपर 2,000 रुपये लिखा गया है। बुक्स और बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा, और बुक्स और बिल्डिंग एक एसेट है तो वो एक्सपेंडिचर में आनी नहीं है। उनका डेप्रिसिएशन या लॉस ऑन सेल ही आ सकता है, या गेन ऑन सेल आ सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बुक्स और बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं, इसलिए वो उनका कुछ रिलेटेड कुछ आया ही नहीं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फर्नीचर में भी सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन आया। तो ऐसा करके हमारा सब्सक्रिप्शन उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमारा आंसर निकल आया, एंड दैट इज 5,000 सरप्लस। और फिर हमने ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट बनाई। ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट में कैश और बैंक तो मैंने देखिए 10,000 और 21,900 जो लिखे गए हैं, 7,000 रुपये लिखा है बैलेंस, वो दे रखा था आपको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वो लिखा गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका जो है अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नीचे दे रखा है 6,000 और मिला है 5,000। तो देखिए बच्चों, हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो लेंगे जो आउटस्टैंडिंग था एट द बिगनिंग, वो 6,000 है। तो हमने देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 लिखा है, ठीक है बच्चों।
5,000 मिला है, इसका मतलब 1,000 अभी बाकी है। एडवांस बिगनिंग कोई था नहीं, सब्सक्रिप्शन का होता तो नीचे दे रखा होता। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 लिख ली है बच्चों हमने। बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स हमने पुरानी वैल्यूज पे लिख ली है एज इट इज। अब हमारा डिफरेंस जो है बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकल आया 2,47,000। अब आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो कैश तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का बाय बैलेंस कैरी डाउन से ले लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन इनकम थी 25,000, लेकिन इस साल मिली 20,000, तो इस साल का बाकी है 5,000 और लास्ट का अभी बाकी है 1,000 रुपये, तो आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया 6,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला था अगले साल के लिए, वो एडवांस एंड बन गया 4,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड की लिख ली 2,000, कैपिटल फंड और सरप्लस जोड़ के लिख दिए। और बिल्डिंग एज इट इज दोबारा आ गई, बुक्स में नई बुक्स परचेज प्लस करके लिख दी, फर्नीचर का डिविजन माइनस करके लिख दिया। हमारा सब कुछ हो गया बैलेंस। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 की, तो 49 में देखिए बच्चों क्या क्या दे रखा है। पेमेंट साइड में जनरल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर में ही आता है। न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर में आता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर में आता है। एफडी एक एसेट है, मत लीजिएगा। बुक्स एसेट है, मत लीजिएगा। सैलरी एक्सपेंडिचर ले लीजिएगा। रेंट एक्सपेंडिचर ले लीजिएगा। पोस्टेज एक्सपेंडिचर ले लीजिएगा। फर्नीचर परचेज मत लीजिएगा, एसेट है। कैश इन हैंड और कैश बैंक मत लीजिएगा। रिसर्च साइड में कैश इन हैंड कैश बैंक है, मत लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन आपको अगले पिछले और करंट ईयर तीनों का दे रखा है, लेकिन आपका फोकस करंट ईयर पे होना चाहिए जो कि 2,65,000 है। बाकी नीचे इन्फॉर्मेशन जो कि बताऊंगा। लेगेसी के में कुछ नहीं करेगा तो इनकम ले लीजिएगा, अदरवाइज जैसा कह रखा होगा। गवर्नमेंट ग्रांट कुछ नहीं करेगा तो इनकम ले लीजिएगा, अदरवाइज जैसा कह रखा होगा। सेल ऑफ फर्नीचर मत लीजिएगा, लेकिन उसका होने लॉस जरूर ले लीजिएगा 13,000 का एक्सपेंडिचर साइड में। इंटरेस्ट ऑन एफडी आपका इनकम साइड में आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं पहले नीचे एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है बिगिनिंग का 20,000 और एंड का 15,000 दे रखा है। तो आप एंड के सब्सक्रिप्शन को देखिए, वो 15,000 है। पहले बच्चों ये समझिए कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 था, लेकिन मैं लास्ट ईयर का केवल 12,000 ही मिल पाया। तो पिछले साल का अब भी 8,000 बाकी होगा, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का पार्ट होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 15,000 में से 8,000 पिछले साल के जो अभी बाकी उसे हटा दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 7,000 निकल कर आ जाएगा। आपको करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 2,65,000 है। तो मैंने कहा था ऐसे में सिर्फ दो चीज़ प्लस करनी चाहिए, एक तो एडवांस फॉर करंट ईयर और एक आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। एडवांस फॉर करंट ईयर तो नीचे दे ही नहीं रखा, लेकिन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हमने ढूंढ के निकाल लिया 7,000, उसे प्लस कर दिया, 2,72 हमारा इनकम में आ गया। सेकंड इन्फॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग सैलरी की थी, एंड की, तो उसे प्लस कर दिया 6,000, आप देख सकते हैं। और फिर ये भी कहा था कि रेंट 1 महीने का एडवांस पे कर रखा है, इसका मतलब हमने 13 महीने का रेंट पे किया हुआ है। ऊपर रेंट देखा था 65,000 अपॉन 13 कर दिया, तो 1 महीने का रेंट 5,000 आ गया, उसे माइनस कर दिया प्रीपेड रेंट को, रेंट रह गया 60,000। तीसरी इन्फॉर्मेशन में केवल साल के स्टॉक में फर्नीचर और बुक्स कितनी है ये बता रखा है केवल। ठीक है बच्चों, ये आपका उसमें नहीं आएगा। फर्नीचर और बुक्स जो दे रखी हैं वो केवल ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगी, और उनका प्लस जो भी परचेज होगा वो प्लस कर दिया जाएगा, सेल होगा जो माइनस कर दिया जाएगा। डेप्शन में कुछ कहा नहीं गया, तो जो भी क्लोजिंग वैल्यू आएगी वो क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिलहाल फर्नीचर और बुक्स से जुड़ा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि डेप्शन कार्ड में कुछ कहा नहीं गया। हाँ, फर्नीचर का लॉस ऑन सेल जरूर आ जाएगा, जो फर्नीचर बेचा था वो 13,000 मैंने आपको बताया था, और मैंने लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन 2,72 कैसे है मैंने को बता दिया। लेगेसी कारण कुछ नहीं कहा था, इसलिए 12,500 ले लिया गया था। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में ले लिया, कुछ नहीं कर रखा था। इंटरेस्ट इन एफडीज 9,000 क्यों लिया, 4,500 रूट क्यों लिया, वो रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए बच्चों, ये 1,80,000 की एफडी थी जो अक्टूबर में कराई गई थी 30 सितंबर में, तो आधे साल का इंटरेस्ट उसका बैठता है 9,000, मिला है केवल 4,500, इसलिए 4,500 अक्रूड में आ गया, इसलिए 9,000 हो गया वो। जनरल एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज आ गया। न्यूज़पेपर एज इट इज आ गया। इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज आ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, रेंट प्रीपेड माइनस कर दिया, पोस्टेज एज इट इज, सेल लॉस ऑन सेल 13,000 बताया था मैंने। सरप्लस आ गया बच्चों 2,15,000। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय एक तो कैश और बैंक मैंने कहाँ से लिया मैं आपको बता दूं। मैंने कैश और बैंक आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो था उसको लिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दे रखा था 20,000, उसको ले लिया है। फर्नीचर ओपनिंग दे रखा था 1,20,000, उसको ले लिया है। बुक्स ओपनिंग दे रखी थी 50,000, उसको ले लिया है। ठीक है बच्चों, लाइबिलिटी साइड कोई नहीं था, कोई नहीं थी लाइबिलिटी, तो कैपिटल फंड आपका इस तरह से निकल कर आ गया बच्चों 3,85,500। अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाई है तो मैं देखती है क्या क्या लिया, कैसे कैसे लिया, समझा रहा हूँ मैं आपको। कैश और बैंक तो क्लोजिंग दिए हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 आपको दे ही रखा था, तो डायरेक्ट लीजिए। मैंने फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए पिछले साल के 8 और इस साल के साथ बता रखे हैं। एडवांस जो अगले साल का मिला था वो एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखी दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी दी, प्रीपेड रेंट लिखी दिया, आप देख सकते हैं। एफडी भी लिख दिया, उसका अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख दिया है। फर्नीचर में परचेज प्लस करी है, सेल माइनस करी है, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला है। डेबिशन को था ही नहीं कोई भी, इसलिए माइनस नहीं करा। क्लोजिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल, बुक्स में केवल परचेज प्लस करी है। ठीक है बच्चों,
उसमें फर्दर परचेज प्लस करी थी, फर्नीचर में फर्दर परचेज प्लस करी है, और जो सेल हुई थी उसे माइनस करा है। डेबिशन कोई था नहीं तो उसे ही माइनस करते। बुक्स में कोई सेल नहीं थी ना डेबिशन था, सिर्फ परचेज प्लस करा गया। एफडी नई एसेट थी जो इसी साल खरीदी गई है, सिर्फ पेमेंट साइड में दे रखी है तो इसलिए उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आई, उसका एक्रूड इंटरेस्ट भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आया। प्रीपेड टैक्सेस दे रखा था इसलिए प्रीपेड रेंट 5 जन में ढूंढ के निकाला था तो वो लिख दिया एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने लिखी थी लाइबिलिटी साइड में। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला था अगले साल के लिए उसको भी लिख दिया लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 15,000 आने ही आना था, आप जानते हैं। उसका क्लैरिफिकेशन मैंने जरूर दे दिया कि 7 और 8, 7 इस साल के और 8 पिछले साल के। कैश और बैंक बैलेंस कैरेट डाउन से ढूंढ लिया था मैंने। कैपिटल फंड हमारा आ ही चुका था ओपनिंग बैलेंस शीट से, उसमें सरप्लस ऐड कर दिया था मैंने। और इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन 49 तक कंप्लीट हो जाते हैं। मैं बचे हुए क्वेश्चन की वीडियो भी जल्दी डालूंगा बच्चों। अभी आज इतना ही क्वेश्चन 49 तक, जल्दी ही क्वेश्चन 50 to 58 भी जरूर डालूंगा बच्चों में। थैंक यू बच्चों। 50 की बात की जाए तो बच्चों क्वेश्चन 50 में जो है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है और आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले बात कर लें बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो वेजेस एंड सैलरीज आपका पेमेंट साइड में दे रखा था, मगर इस बार वेजेस एंड सैलरीज का आउटस्टैंडिंग ऊपर दे रखा था ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नीचे दे रखा था। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस किया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस किया। आपकी बैकग्राउंड का कोई एडजस्टमेंट नहीं था। स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी दे रखी थी उसी को स्टेशनरी कंज्यूम ले लिया, ऑडिट फीस सर्विसेज ले लिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस में परचेज प्लस किया, सेल माइनस किया, और क्लोजिंग वैल्यू दे रखा था तो ओपनिंग वैल्यू में से परचेज प्लस किया, सेल माइनस किया और क्लोजिंग वैल्यू माइनस कर दी, तो आपका डेप्रिसिएशन या कंज्यूम निकल आया स्पोर्ट्स मेडिकल 15,000। लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको 4,000 इसलिए आया क्योंकि 10,000 का था, 6 का बेचा गया इसलिए। बिलर टेबल दे रखा था स्टार्टिंग में 60,000, उसका 10% डेबिट आ गया 6,000, और सरप्लस बाद में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट का अक्रूड इंटरेस्ट 1,000 इसलिए आया क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 की थी, अक्टूबर में कराई गई थी। आधे साल का जो है इंटरेस्ट निकालूंगा तो 1,000 आएगा। रिसिप्ट साइड में कुछ भी नहीं था इसलिए वो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से लिखा गया। सब्सक्रिप्शन में आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखे थे, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस एंड क्लोज नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे थे। तो आपको पता ही आउटस्टैंडिंग एंड और प्लस और एडवांस बिगनिंग प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस और क्लोजिंग एडवांस माइनस करके आपका सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया था। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल ऐसे ही दे रखा था आपका, उसका आंसर आ गया 1,500 रुपये। उससे मानिंग उनकी बुक वैल्यू 0 थी, दैट्स वाई एंट्रेंस फीस 2,000 रुपये ले ली, और आपका सरप्लस आ गया 78,000। बात करें क्लोजिंग बैलेंस शीट की तो मैंने ओपनिंग बैलेंस को दे के ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ने क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था वो लिख लिया, ग्राउंड को एज इट इज क्लोजिंग में कैरी कर दिया। बिलियर टेबल में डेफिनेशन हटा के लिखा गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला लिखा गया। कैश एट बैंक क्लोजिंग वाला 5% इन्वेस्टमेंट जो नहीं खरीदी वो, प्लस उसका अक्रूड इंटरेस्ट। कैपिटल फंड निकाल लिया वो दे रखा था, उसमें लाइफ इंश्योरेंस फीस प्लस कर दी, सरप्लस। फंड पहले से ही दे रखा था 60,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसमें हमने रिसिप्ट्स फॉर टूर्नामेंट प्लस कर दिया और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, 15,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाली लिख ली। लाइबिलिटी साइड भी और एसेट साइड दोनों मैच कर गई एज इट इज। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन 51 में आपको सैलरीज दे रखा है, पेमेंट साइड में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, स्टेशनरी, रेंट, बुक्स और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था। रिसर्च साइड में ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, लाइफ फीस है, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। क्लोजिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोनों दिया हुआ था। तो सब्सक्रिप्शन में आपको पता ही है आउटस्टैंडिंग एंड का, एडवांस बिगनिंग का प्लस कर दिया, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस वो एडवांस बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस कर दिया, क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिए, आपका सब्सक्रिप्शन निकल आया। डोनेशन सिंपल इनकम में आ गया। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 2,000 था, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्योंकि 25,000 की है 9% के हिसाब से 2,250 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 2,250 मिला था केवल 2,000, तो दैट्स वाई 250 रुपये अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ऐड कर दिया गया। ठीक है बच्चों। सैलरीज आपका 25,000 एज आ गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं था। स्टेशनरी को स्टेशनरी कंज्यूम्ड ही ले लिया, रेंट एज इट इज ले लिया, सरप्लस आगे निकल के 13,150। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंसेस देखे थे उनको लिख लिया और अपने आप ही जो है आपका कैपिटल फंड निकल आया 44,900। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली, उसमें क्लोजिंग वाले डेट के सारे बैलेंसेस दिख लिए। कैश क्लोजिंग वहां से मिल गया हमें, कहते हैं रिसेंट पेमेंट अकाउंट के उससे। नई एसेट इस बार जो है वो अक्रूड इंटरेस्ट जरूर था 250, उसका दिखना और ध्यान रखिएगा। कैपिटल फंड में सरप्लस प्लस कर दिया। लाइफ में फीस जो इस साल मिली है उसे लाइबिलिटी साइड में लिख दिया।
और एडवांस सब्सक्रिप्शन और ये सब आपको नीचे दे ही रखे थे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से आया था, सरप्लस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया था, उन्हें प्लस करके लिख दिया गया, बैलेंस शीट मैच कर गई। क्वेश्चन 52 में सैलरीज एज इट इज 20,000 लिखी गई है, रिपेयर एज इट इज 5,000 लिखा गया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड दे रखा था एंड का, इसलिए इसे माइनस करके लिखा गया है। इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग एंड का देखा था, इसलिए प्लस करके लिखा गया है। पेपरिंग एज इट इज लिखा गया है। सरप्लस के बारे में बाद में बात करूंगा। डोनेशन सिंपल डोनेशन प्लस कर दिया, मतलब इनकम में लिख दिया गया। सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस एंड दे रखे थे, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दिया, एडवांस एंड माइनस कर दिया। एंट्रेंस फीस एज इट इज लिख दिया। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में 2,000 रुपये अक्रूड इंटरेस्ट, हमने खुद कहा था कि 5 महीने का इंटरेस्ट बाकी है, तो हमें निकल के 2,000 रुपये आया था। ठीक है बच्चों। तो टोटल इंटरेस्ट आपका 1,000 पहले से दे रखा था, तो बढ़कर 3,000 हो गया। बैंक इंटरेस्ट अलग से दे रखा था 4,000, वो आ गया। सेल आउट न्यूज़पेपर इनकम में आता है, आप जानते ही हैं। सेल आउट ड्रामा टिकट्स में ड्रामा एक्सपेंसेस माइनस करके उनका जो नेट अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में लिख दिया 5,500। आज से आपका सरप्लस आ गया 1,66,500। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग कैश और बिलेट टेबल लिख दिया। बिलेट टेबल का पॉइंट मैं समझाऊंगा। उन्होंने हमसे कह रखा था कि बिलेट टेबल जो है इन्होंने लास्ट ईयर 3 लाख की खरीदी थी और पेमेंट केवल 2 बजे किया था, तो बाकी इससे साल हो गया था। कैश का ओपनिंग 1,40 और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन को ले लिया गया था। बिलेट टेबल 3 लाख लिखी थी, क्रेडिटर को बिलेट टेबल 80 से लिखना पड़ा क्योंकि 2 पेमेंट 2 बीसी किया था, इससे कैपिटल फंड 3,60,000 आ गया था। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिलेट टेबल तो आएगी 3 लाख, लेकिन क्रेडिटर नहीं आएंगे क्योंकि 80,000 इस साल पे हो गया उनका, इसलिए क्या इस साल जो बैंक था वो 98,500 था क्लोजिंग में। बिलेट टेबल 3 लाख लिखी, फर्नीचर नया खरीदा था 60,000 वो लिख लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला एसेट्स और लायबिलिटीज में लिखती है। अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 लिख लिया। इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी थी वो लिख ली 60,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 900 रुपये लिख लिए। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस भी लिख लिया लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड और सरप्लस ऐड करके लिख लिए। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 52 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 53 की बच्चों। तो 53 में देखिए बच्चों, ब्लर हो रहा है थोड़ा, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। हाँ जी बच्चों, 53 में चैरिटी जो है, मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर दूं फिर इनको डिस्कस करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो दैट विल बी कंटिन्यूड इन द 53 में बच्चों मैंने चैरिटी एज इट इज लिखा है क्योंकि उसके जोड़ा हुआ कोई एडजस्टमेंट नहीं था। रेंट एंड टैक्सेस का एडजस्टमेंट था और आउटस्टैंडिंग रेंट था, तो उसे प्लस करके लिख दिया। सैलरी में उसकी आउटस्टैंडिंग थी, प्लस लिख दिया। प्रिंटिंग एज इट इज लिख दिया। पोस्टेज एज इट इज लिख दिया। एडजस्टमेंट में भी एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग वो भी प्लस कर दिया। इंश्योरेंस में बताया गया कि वो जुलाई को कराया गया था, तो 9 महीने का ही हुआ, 3 महीने का प्रीपेड हो गया, तो उसे माइनस कर दिया 5,000। और सरप्लस तो बात की बात है। डोनेशन एज इट इज लिख दिया। सब्सक्रिप्शन जो है इस बार आपका 4,28,000 एज इट इज आ गया, उसकी एडजस्टमेंट थी नहीं, बहुत रेयर पॉइंट था। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 4,000 4,500 मिला हुआ था। 4,500 एक्लूड क्यों आया, आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि हमने क्वेश्चन में कह रखा था कि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है 11,000 अभी तक मिला नहीं है, तो सॉरी नॉट 4,500, 45,000 मिला हुआ था। 11,000 एक्लूड उन्होंने खुद ही कह रखा था क्वेश्चन में, तो 56,000 आ गया था। बाकी सेल और ऊपर एज इट इज इनकम में ले लिया और सरप्लस आ गया 2,75,000, जिसकी एडजस्टमेंट थी वो कर दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, कैश और बैंक लिख लिए, वही हमारा कैपिटल फंड था। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक क्लोजिंग वैल्यू लिख लिए। बाकी जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो लिख लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड में आ गया। आपका जो है नए एसेट जो खरीदी है वो भी एसेट साइड में आ गए। फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट जो पहले नहीं थे। और आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर तीनों के लायबिलिटी में लिख लिया। लेगेसी डोनेशन इस बार लायबिलिटी साइड में इसलिए आया, कोई क्वेश्चन में कह रखा था कि वो उसे कैपिटलाइज करना है, वो लाइब्रेरी के लिए मिला है, इसलिए कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया था उसमें सरप्लस ऐड करके लिख दिया। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई और 53 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 54 क्वेश्चन करें तो बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है। पेमेंट साइड में सैलरी, स्पोर्ट्स मनी और बैलेंस कैरेट डाउन दे रखा है। बैलेंस कैरेट डाउन तो कैश का क्लोजिंग होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। सैलरीज के बारे में कहा था कि वो 11 महीने की पे करी है, इसका मतलब 11 महीने की 3,30 है, तो 1 महीने की जो है वो 30,000 होगी और वो आउटस्टैंडिंग होगी, इसे प्लस कर दिया, 3,60 हो गई। स्पोर्ट्स मेडल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया ताकि स्पोर्ट्स मेडल कंज्यूम आ सके। सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस बिगनिंग दे रखा था, उसे प्लस कर दिया। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एज इट ले लिया 40,000। हाँ, उसकी हेल्प से इन्वेस्टमेंट जरूर निकालिए, वो बताऊंगा अगली वीडियो में। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 40,000 दे रखा था, ये भी कहा था कि वो एट द रेट 8% है फॉर फुल ईयर, तो आप गलती से इसका इंटरेस्ट मत निकाल दीजिएगा, ये ऑलरेडी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से अगर इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100/रेट, उससे इन्वेस्टमेंट निकल आती है। और इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इस साल तो खरीदी नहीं, वो पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में आएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख देंगे 20,000, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 5,000, बैंक का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से आ जाएगा 190, स्पोर्ट्स मिल का ओपनिंग स्टॉक ले देंगे 3,00,000, 970 अपने आप कैपिटल फंड आ गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन वाला बैंक लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट 5 लाख क्लोजिंग में भी आएगी क्योंकि बेची नहीं गई। स्पोर्ट्स में क्लोजिंग स्टॉक 650 आ जाएगा।
आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, कैपिटल फंड में सरप्लस जोड़ के लिख दिया, तो अपने आप ही 13,10,000 आपका सॉल्यूशन आ गया फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करने जा रहा हूँ बच्चों आप लोगों से। आपको सैलरी का आउटस्टैंडिंग दे रखा था, वो प्लस कर दिया तो 65,000 हो गया। एक्सपेंसेस एज इट इज लिख दिए, न्यूज पेपर एज इट इज लिख दिया। म्यूनसिपल टैक्सेस का डिस्कस करूंगा। म्यूनसिपल टैक्सेस के बारे में कहा था कि 1,000 रुपये बिगनिंग और 1,000 रुपये एंड दोनों में ही प्रीपेड है, तो ओपनिंग प्रीपेड प्लस कर देंगे, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस कर देंगे, तो म्यूनसिपल टैक्सेस आएगा 4,000 ही। चैरिटी के बारे में कुछ नहीं कहा था, एज इट इज आ गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बारे में कुछ नहीं कहा था, एज इट इज आ गया। सब्सक्रिप्शन के केस में मैम आपको मेंबर दे रखे तो डायरेक्ट मेंबर इंटू कंट्रीब्यूशन पर मेंबर दे रखा को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2.5 लाख आ गया। डोनेशन इनकम है। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामाटिका एक्सपेंसेस से आपने ड्रामा एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो आपका 50,000 आ गया नेट अमाउंट। सेल ऑफ वेस्ट पेपर इनकम ही होता है। अक्रूड इंटरेस्ट हमने इनके कहने पे निकाला है, हमने खुद कहा था कि 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, तो हमने निकाल लिया था वो। ठीक है बच्चों, तो अब जो है बिल्डिंग के बारे में दे रखा था नीचे, खैर वो तो मैं बताऊंगा ही, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगी, उसके बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए। बाकी यहाँ से सरप्लस आ गया 22 लाख 2,22,500। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आपको पता ही है, ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन से लिया गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 कैसे आया वो जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको रिसीव हुआ था 4,000 पिछले साल का, मगर नीचे लिखा हुआ था कि पिछले साल के 5,000 अब भी बाकी हैं। इसका मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग जो है वो 9,000 रहा होगा। एडवांस बिगनिंग कुछ भी नहीं था। प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्स ओपनिंग में भी आएगा, क्लोजिंग में भी आएगा, और बिल्डिंग जो है वो ओपनिंग में भी आएगी, क्लोजिंग में भी, क्योंकि इस साल ना खरीदी गई ना बेची गई। तो कैपिटल फंड आया 6,12,500, उसमें 2,22,500 ऐड कर दिया, तो 8,32,000 कैपिटल फंड हो गया प्लस सरप्लस। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वाली लिख दी हमने, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला जो लिखा था इस पर वो लिख दिया। प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस अब भी लिखे 1,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50 कैसे है मैं समझाता हूँ। इस साल का आपको केवल 2,05,000 मिला था, होना चाहिए 2,50, तो 45,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग और 5,000 पिछले साल का जो अब भी बाकी है वो, तो दोनों जोड़ के आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया 50,000। बिल्डिंग अब भी आ गई, एक्रूड इंटरेस्ट 50,000 आ गया, 5,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट जो नहीं खरीदी थी और कैश का जो बैलेंस कैरिड डाउन था वो लिख दिया, अपने आप ही 8,46,000 दोनों साइड का टोटल आ गया। क्वेश्चन 56 में देखिए मैंने रेंट में ऐसा क्यों करा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था कि 3 महीने का रेंट कंपनी ने जो है सॉरी क्लब ने एडवांस में पे किया था, बिगिनिंग और रेंट दोनों में, तो 16,800 पूरे साल का था, तो 3 महीने का निकालने के लिए इंटू 3/12 कर दिया, 4,200 आ गया। ओपनिंग प्रीपेड प्लस कर दिया और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पॉइंट था। और लाइटिंग चार्जेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ऑफिस एक्सपेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं था। डेफिनेशन बिल्डिंग कैसे है मैं आपको बता दूंगा। पुरानी बिल्डिंग 2 लाख की थी, नई बिल्डिंग जो है 24,800 की थी, और उन्होंने कहा था इंक्लूडिंग परचेज डेफिनेशन लगाना है, तो ओपनिंग में मैंने परचेज वाले अमाउंट को प्लस करके डेफिनेशन लगा दिया। फर्नीचर केवल पुराना देखा था 85,000 का, उसका 10% निकाला, 8,500 आ गया। एंट्रेंस फीस एज इट इज ले ली। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का दे रखा था, बिगिनिंग का दे रखा था, एंड का प्लस किया, बिगिनिंग का माइनस किया। डोनेशन सिंपल इनकम में आ गया। चैरिटी शो के सेमिनार के प्रोसीड्स में से सेमिनार एक्सपेंसेस माइनस करके नेट अमाउंट यहाँ लिख दिया। इंटरेस्ट जो है 4,800 निकल के आना चाहिए था, लेकिन 24 एफडी क्योंकि 1,20,000 की थी और उसका 8% 9,600 होता है, आधे साल का निकालेंगे तो आपका जो है वो 4,800 होता है, लेकिन मिला 2,400 था, इसलिए बाकी 2,400 अक्रूड मान लिया था। मान लिया था होगा ही होगा, ठीक है, नॉट मान लिया है, एग्जैक्टली है, मतलब एक्यूरेटली है, एक्चुअल में ही है। तो इन सब से आपका सरप्लस आ गया 87,320। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, कैश और बैंक आपको पता ही है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ले लिया। फर्नीचर ओपनिंग वाला, बुक्स ओपनिंग वाला लिख ही लिया। प्रीपेड रेंट मैंने को बताया दिया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का देर का था, उससे कैपिटल फंड आ गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय कैश और बैंक क्लोजिंग वाले ले लिए। बुक्स में मैंने परचेज जो है प्लस करा, सेल माइनस करा, और जो है निकल के आ गया बुक्स का। ठीक है बच्चों, फर्नीचर में सिर्फ डेबिशन माइनस किया, हाँ बुक्स में डेबिशन को भी माइनस किया है। प्रीपेड रेंट 4,200 वही वाला आ गया। आउटस्टैंडिंग एंड वाला एफडी और उसका एक्रूड इंटरेस्ट लिख लिया एसेट साइड में। कैपिटल फंड में सरप्लस जोड़ के लिखा, गवर्नमेंट ग्रांट में से उससे जुड़े हुए खर्चे माइनस करके लिखे गए, और लाइफ में फीस को अलग से लिख दिया, चाहो तो कैपिटल में ऐड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो बच्चों उसके अंदर रेंट आपको दे रखा था 18,000, उसमें 1,500 आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी था, एंड में भी था, उसे प्लस माइनस करके 18,000 ही रह गया। वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इंटरेस्ट जो है वो अपने लोन पे किया है, लोन था 20,000 का जो नीचे दे रखा था, उसका 10% 2,000 ही होता है, पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया, कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। पोस्टेज का ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, पोस्टेज कंज्यूम निकल आ गई।
फिर आपका जो है सैलरी एज इट इज लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इस तरह से आया कि फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू 15,000 थी, 10 खरीदा और क्लोजिंग वैल्यू ने खुद उतार के 22,500। तो अगर 15 खरीदा, 15 पहले था, 10 खरीदा तो 25 होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग 22,500 है, इसका मतलब 2,500 डेप्रिशिएट हुआ होगा, इस तरह से निकाल लिया था। एंट्रेंस फीस एज इट इज, लेवल एंड एज इट इज, प्रॉफिट मेंटेनमेंट खुद ही दे रखा है। सब्सक्रिप्शन में मैंने क्या करा है, आपका आउटस्टैंडिंग एंड प्लस किया, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस किया है। अपने आप इसमें डेफिसिट निकल गया है 6100 का। इसमें खास बात यह है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है वो कैपिटल फंड वो भी नेगेटिव निकल कर रहा है, जिसे डेफिशिएंसी कहते हैं। आपको 1500 बता ही रखा था बिगिनिंग में, वो इसलिए लिख दिया। ओपनिंग लोन पहले से था, लाइबिलिटी साइड में आ गया। कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को ले लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग बता ही रखा था। पोस्टेज टाइम पुराना स्टॉक दे रखा था, फर्नीचर पुराना वैल्यू दे रखी थी। डिफरेंस आया डेफिशिएंसी 2400 रुपये, बैलेंसिंग फिगर या डेफिसिट इन द बिगिनिंग कह सकते हैं, नॉट डेफिशिएंसी अगर आप नहीं कहना चाहें तो। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस बार आया भी डेफिसिट और डेफिशिएंसी पहले से थी, तो दोनों जोड़ के क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखे गए। 8500 आप देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड का लिख लिया। लाइबिलिटी लाइफ में फीस लाइबिलिटी साइड लिख ली। बिल्डिंग जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग था उसको बिल्डिंग फंड मान के प्लस कर दिया। बिल्डिंग फंड की वैल्यू 0 लेके उसमें प्लस करके बिल्डिंग फंड की नई वैल्यू 23,000 हो गई। लोन अब भी लाइबिलिटी साइड में आया, 20,000 कोई लौटाया है नहीं। कैश आपको पता ही है, बैलेंस कैरी डाउन से लिया है। पोस्ट क्लोजिंग दे रखा था, फर्नीचर क्लोजिंग भी दे रखा है। बिलियर टेबल नहीं खरीदी है 14,000 की, वो लिख लिया गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड लिख लिया गया। और इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ढंग से देख लीजिए, ये है इस तरह से। क्वेश्चन 58 काफ़ी आसान सा ही था बच्चों, उसमें काफ़ी हद तक बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे थे। जैसे मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा था। मैंने क्या करा, सिंपल मेडिसिन जो ऊपर दे रखी थी उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गई। ऑनरेरियम का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज आ गया। सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज आ गया। पेट एक्सपेंसेस एज इट इज आ गया। इक्विपमेंट का डिडक्शन कैसे है मैं बता देता हूँ। ऊपर परचेज दे रखी थी, नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी थी। उनका डिफरेंस, परचेज में ओपनिंग प्लस करा, क्लोजिंग माइनस कर दिया। इक्विपमेंट का डिडक्शन आ गया 40,000। बिल्डिंग की परचेज सेल कोई नहीं थी, मगर ओपनिंग 4 लाख था, क्लोजिंग 380 थी। उसके डिफरेंस से डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 20,000 आ गया। ये 59790 सरप्लस का है, मैं लिखना बोल गया, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो में से चैरिटी शो एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, 97,000 आपका इनकम साइड में लिख दिया गया। सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगिनिंग प्लस किया है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एडवांस एंड माइनस करके लिख दिया गया। डोनेशन एज इट इज। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लिख लिया गया। इसकी हेल्प से इन्वेस्टमेंट निकाला गया है, क्योंकि कह रखा था कि एट द रेट 10%, 7% फॉर द होल ईयर, तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख आगे, जो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस शीट बस कैश ऊपर से लिख लीजिएगा, बाकी और एक इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख ढूंढ के निकाली थी वो लिख लीजिएगा। बाकी सब तो नीचे दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और स्टॉक और मेडिसिन, इक्विपमेंट और बिल्डिंग, ये सब ओपनिंग की वैल्यू दे रखी थी वो लिख लिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का दे रखा था वो भी लिख लिया। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड आ गया 1,77,360। फिर क्लोजिंग, सॉरी 1,77 नहीं है ये, 17,73,160 है ये। और फिर इसी तरह से उसमें सरप्लस जोड़ के लिख दिया क्लोजिंग में। एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का भी लिख लिया। आउटस्टैंडिंग एंड का, स्पोर्ट्स स्टॉक और मेडिसिन एंड का, इक्विपमेंट एंड का, बिल्डिंग एंड का, इन्वेस्टमेंट एज इट इज कैरी कर दी। और कैश जो बाय बैलेंस कैरी था उससे ले लिया। और इस तरह से हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया निकल के, क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच कर गई। और इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को सारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। मे भी कुछ जल्दी, मे भी कुछ स्लो, मे भी कुछ एक एवरेज स्पीड पे या नॉर्मल स्पीड पे, बट मैंने आप लोगों को 1 से लेके 58 तक सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं बच्चों, ऑफ ऑल द पार्ट्स। एंड इवन काफ़ी हद तक इलस्ट्रेशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, प्लस अपने कंसेप्चुअल वीडियोज़ भी बनाए हैं जो कंसेप्ट को समझाने के लिए थे।